नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की घेराबंदी और कब्जे की घोषणा की है। संगठन ने भारतीय और कनाडाई नागरिकों को दूतावास परिसर से दूर रहने की चेतावनी दी। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक रिश्ते फिर से सामान्य हुए हैं, जिससे एसएफजे नाराज है। उसने 18 सितंबर को कब्जे की तारीख तय की है। संगठन ने एक पोस्टर जारी कर भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक को निशाने पर दिखाया। एसएफजे को आशंका है कि भारतीय मिशन खालिस्तान जनमत संग्रह के प्रचारकों पर जासूसी कर रहा है। उधर कनाडा सरकार की एक रिपोर्ट में माना गया कि देश में खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी है और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग मिलती है। इनमें बम्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल SYF जैसे संगठन शामिल हैं। Thick plumes of smoke rose पश्चिम above एशिया Sana'a में once तनाव बढ़ more गया है। इजराइल after ने a fresh यमन round के of हुदैदा Israeli airstrikes बंदरगाह on the पर Yemeni हवाई हमला capital. किया, जिसे हूती It was विद्रोहियों the का गढ़ latest माना जाता है। retaliation in the इजरायली सेना का escalating कहना है कि ये conflict इलाका between ईरान Israel से and हथियार Houthi militants. आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हूती प्रवक्ता A few days याह्या ago, we सारी ने दावा eliminated किया most कि members उनकी of the वायु Houthis रक्षा terrorist प्रणाली ने government. इजरायली In विमानों को response, the पीछे Houthis हटने fired पर 2 days मजबूर किया। ago ये at the हमला Ramon ऐसे समय airport. में हुआ जब This did सेना not में weaken पिछले our सप्ताह resolve. के इजरायली Today, we हमले struck में them मारे again गए from the air, 31 hitting their लोगों का terrorist अंतिम संस्कार facilities. चल रहा था। उन हमलों में सैन्य ठिकानों, ईंधन The डिपो, nearly two-year आवासीय इलाकों conflict और मीडिया escalated केंद्रों को drastically in निशाना late बनाया गया था। August when the हूती Houthi prime विद्रोही minister 2 and साल से several Yemeni मिसाइल और officials ड्रोन were से killed in an इजराइल व Israeli उसके strike. सहयोगियों को The group निशाना बना responded रहे by हैं। उनका firing a कहना है series कि of drones गाजा and में missiles into फिलिस्तीनियों पर Israel, इजराइल की hitting an कार्रवाई का airport in the विरोध ही south इन हमलों का and कारण sparking है। the यमन में latest सूचना, retaliation. नियंत्रण और मीडिया Israel पर says बढ़ते Wednesday's खतरे attack हालात targeted को a और Houthi गंभीर military बना रहे हैं। headquarter, a propaganda department. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए अपनी पहली मुलाकात का प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि ये 1992 और 93 में हुई थी, जब भाजपा ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया और पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। चौहान ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंक का माहौल था और लाल चौक पर तिरंगा फहराना असंभव माना जा रहा था, लेकिन मोदी के प्रबंधन और दृढ़ संकल्प से 26 जनवरी को डॉक्टर जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। उन्होंने याद किया कि सुरक्षा कारणों से आम कार्यकर्ताओं को लाल चौक तक नहीं ले जाया गया, जिससे वे निराश थे। बाद में जम्मू में जब मोदी उनसे मिले तो उनकी संवेदनशीलता झलक उठी। चौहान ने कहा कि मोदी केवल यात्रा प्रबंधक नहीं थे, बल्कि हर कार्यकर्ता के मन से जुड़े हुए नेता थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 17 दिन की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में पार्टी को एक नया राजनीतिक मोमेंटम दिया है। पार्टी का मानना है कि इस यात्रा से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उत्साह पैदा हुआ है, जिसे चुनाव तक बनाए रखना जरूरी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी जल्द ही दूसरे चरण के प्रचार के लिए बिहार लौटने वाले हैं। इस बार कांग्रेस की रणनीति वोट चोरी से हटकर क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी। पार्टी पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों की कमी जैसे विषयों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ ही हर प्रमंडल के विशेष मुद्दों को स्थानीय स्तर पर सामने लाने की योजना है। कांग्रेस ने तय किया है कि राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही महागठबंधन के साथ मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से जनता के सामने पेश किया जाएगा। राहुल गांधी की लगातार मौजूदगी इन अभियानों का अहम हिस्सा होगी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। कोर्ट रूम ड्रामा और दोनों कलाकारों की नोकझोंक ने फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ बना दिया है। ट्रेलर को मिले पॉजिटिव रिस्पांस के बाद अब फिल्म एडवांस बुकिंग में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अब तक 2.51 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 3 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और 4037 शोज तय हो चुके हैं। लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए शोज की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म पहले दिन 13 से 15 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। खास बात यह है कि इस फिल्म से अमृता राव 6 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जबकि सौरभ शुक्ला अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। जॉली LLB 3 का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है।
एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज अब बेहद रोमांचक हो गया है। 9 मैचों के बाद सिर्फ भारत ने सुपर 4 में जगह पक्की की है, जबकि बाकी 3 स्थानों के लिए 5 टीमें दौड़ में बनी हुई हैं। मंगलवार को बांग्लादेश में अफगानिस्तान को 8 रन से हराकर समीकरण और दिलचस्प बना दिया। ग्रुप बी में श्रीलंका 4 अंकों के साथ टॉप पर है। बांग्लादेश भी 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसका नेट रन रेट कमजोर है। अफगानिस्तान के 2 अंक है, उसका नेट रन रेट अच्छा है। हांगकांग सभी मैच हार कर बाहर हो चुका है। अब श्रीलंका और अफगानिस्तान का आखिरी मैच ग्रुप की तस्वीर साफ करेगा। ग्रुप ए में भारत 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है। पाकिस्तान और यूएई के 2-2 अंक हैं और आज दोनों के बीच होने वाला मैच निर्णायक होगा। विजेता सुपर 4 में जाएगा, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर नई बातचीत दिल्ली में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया, जिससे भारतीय निर्यात को बड़ा झटका लगा है। इस बीच ट्रंप के रुख में हालिया नरमी और पीएम मोदी को सकारात्मक प्रतिक्रिया ने वार्ता को नई गति दी है। भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने बताया कि ये बैठक छठे दौर की तैयारी के तौर पर हुई है। अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन प्रगति धीमी रही। अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच विशेष तौर पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। ये वार्ता भारत के लिए अहम है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का असर आने वाले महीनों में और गहरा होगा। भारत समानांतर रूप से यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से भी एफटीए वार्ता कर रहा है, जिनमें यूरोपीय संघ समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश आर्मी और रॉयल नेवी अब बॉम्ब डिफ्यूजन करने के लिए आधुनिक रोबोट तैनात कर रही है। इन्हें L3 हैरिस T4 मल्टी मिशन बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स कहा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे सक्षम बॉम्ब डिफ्यूजिंग रोबोट्स माने जा रहे हैं। इनकी तैनाती यूनाइटेड किंगडम, साइप्रस और जिब्राल्टर में की जाएगी। इन रोबोट्स की मदद से ऑपरेटर और आसपास मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। करीब $43 मिलियन की लागत से 50 रोबोट तैनात किए जा रहे हैं। ये हाई डेफिनेशन कैमरा, एडवांस कंट्रोल और हैप्टिक फीडबैक सिस्टम से लैस है, जिससे ऑपरेटर रोबोट के जरिए वस्तुओं को महसूस कर सकता है। T4 मॉडल पुराने T7 रोबोट से छोटे और हल्के हैं। ये तंग जगहों में काम करेंगे, सीढ़ियां चढ़ने और 7 घंटे तक लगातार ऑपरेट करने में सक्षम है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले ये रोबोट -20 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से अप्रभावित रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी गतिविधियों का ठिकाना बदलकर खैबर पख्तूनख्वा बना लिया है। बीते रविवार को मनसेहरा जिले में जैश और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम ने आतंकी भर्ती अभियान के तहत मजमा आयोजित किया। इसमें वांटेड आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने युवाओं को जिहाद से जुड़ने की अपील की और पाकिस्तानी सेना व सरकार की जैश से सांठगांठ का खुलासा किया। कश्मीरी ने अपने भाषण में दावा किया कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक शरण दी और सेना ने जैश आतंकियों के जनाजों में हिस्सा लिया। उसका आतंकी अतीत अफगानिस्तान में नाटो के खिलाफ युद्ध से लेकर कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप चलाने तक फैला है। 25 सितंबर को जैश फिर पेशावर में भर्ती अभियान आयोजित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होने के बावजूद पाकिस्तान खुलेआम प्रतिबंधित संगठनों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे यूएनएससी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। जम्मू कश्मीर में विवाह को पारंपरिक रूप से सामाजिक स्थिरता और परिवार की इज्जत से जोड़ा गया है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ लगभग 57% महिलाएं अविवाहित हैं और औसत विवाह आयु 24 साल हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 22 साल है। ये बदलाव विशेषकर शहरी इलाकों में तेजी से दिख रहा है, जहाँ महिलाएं अपने विवाह संबंधी फैसलों पर खुद अधिकार जताने लगी हैं। इसका बड़ा कारण आर्थिक असुरक्षा और बेरोजगारी है। कश्मीर का अस्थिर राजनीतिक माहौल और सीमित रोजगार अवसर युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनने दे रहा है। शादी के भारी खर्च, दहेज और पारिवारिक जिम्मेदारियां बाधा बनी हुई हैं। साथ ही शिक्षा और करियर पर बढ़ते ध्यान ने भी विवाह को टालने में अहम भूमिका निभाई। महिलाएं अब अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। पारंपरिक अरेंज मैरिज, सामाजिक अपेक्षाएं और दहेज जैसी प्रथाएं भी शादी को कठिन बनाती हैं। यही वजह है कि कई महिलाएं समझौता करने के बजाय अविवाहित रहना बेहतर मान रही हैं।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के हाड़ाबोई पंचायत के बरागता गांव में भीषण भूस्खलन ने कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। देर रात मूसलाधार बारिश के बीच खूब राम ने बेटी कमला और भाभी तांगू देवी को जगाने की कोशिश, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा और सो गए। कुछ ही मिनटों के बाद मलबा घर पर आ गिरा। हादसे में कमला, उसका 8 महीने का बेटा भीष्म और ताई तंगू देवी दबकर मौत के शिकार हो गए। खूबराम और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए और शिमला रेफर कर दिए गए। हादसे में तंगू देवी के 3 बेटे अनाथ हो गए, जबकि परिवार का घर और जमीन मलबे में बह गई। ये त्रासदी न केवल 3 परिवारों पर दुखों का पहाड़ बनकर टूटी है, बल्कि बच्चों के लिए बेघर और बेसहारा होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. காஷ்மீரிலிருந்து अब समय है கன்னியாகுமரி भारत के வரை गौरवशाली अतीत की காடு आज की மேடுகளை कहानी का। எல்லாம் அளந்து विलियम சர்வே செய்து लैम्पटन भारत का முழுமையான मानचित्र இந்திய बनाने वाला வரைபடத்தை सैनिक। உருவாக்க कर्नल விரும்பியது विलियम பிரிட்டிஷ் लैम्पटन அரசு. ग्रेट இதனை ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे நிறைவேற்ற ऑफ इंडिया के முதலில் जनक थे, जो अपने कर्नल समय का कैलन सबसे मैकेन्सी बड़ा भू சர்வேயர் सर्वेक्षण था। ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா एक सैनिक என்ற और பதவியில் कुशल गणितज्ञ அமர்த்தப்பட்டார். के रूप में उन्होंने நில அளவையை त्रिकोणमिति और எங்கிருந்து उन्नत उपकरणों துவக்குவது जैसे என்ற குழப்பத்தில் थियोडोलाइट और இப்பணி जीनस தேங்கி सेक्टर को நின்றது. उपयोग कर भारत का பின்னர் सटीक नक्शा बनाने का प्रस्ताव 1802 रखा। कर्नल 1802 में विलियम चेन्नई से लैम्पटन, शुरू हुई इस जॉर्ज यात्रा में एवरेस्ट उनकी टीम ने இருவரும் पहाड़ों, இப்பணிக்காக जंगलों और नदियों அமர்த்தப்பட்டனர். को पार कर विशाल कर्नल भूभाग लैम्पटन को मापा और தற்போது ये भी சிலையாக सिद्ध உள்ள किया कि இந்த पृथ्वी இடத்திலிருந்துதான் चपटी गोलार्ध தனது यानी இந்திய நில oblate அளவை spheroid பணியை है, जैसे துவங்கினார். न्यूटन ने बताया था। நில लैम्पटन काम அளவையில் पूरा होने से पहले ही இன்றளவும் चल बसे, உலக लेकिन उनके அளவில் सहायक பின்பற்றப்படும் जॉर्ज एवरेस्ट ने इस திரிகோண मिशन को அளவை आगे முறையை बढ़ाया, जिसने அறிமுகப்படுத்தினார். आधुनिक भारतीय இதற்காக नक्शानीसी की नींव रखी ஆற்காட்டில் और இருந்த दुनिया को சையத் माउंट हुसैन एवरेस्ट का கோசன் नाम दिया। என்ற ऐसे ही और भी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।